ब्लाइंड स्पॉट किधर है तो कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता ब्लाइंड स्पॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकली कहाँ है। ये सबसे बड़ी रीजंस में आता है हमारे लोगों में जो एशियंस लाइसेंस रखे हुए हैं। मोटरवे पे जब आप देखते हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको हाई स्पीड से डर लगता है। ज्यादातर लोग ब्लू कार को अटेंशन करते हैं, सपोज टू बी बिहाइंड द नेक्स्ट कार, नॉट इन फ्रंट ऑफ द कार बिहाइंड। ये गाड़ी उसको ठुक सकती है, फिर सीरियल एक्सीडेंट कॉज होने का काफी रिस्क होता है। गाड़ी को बोट की तरह चलाना है, फ्लोट लाइक अ बोट। ख़वातीन व हज़रात, ये कल की बात है। स्टॉकहोम का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है आर्लैंडा, वहाँ से मैं वापस आ रहा था सिटी की जानब, और जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो हमारे फैमिली फ्रेंड में से एक नौजवान है, वो कर रहे थे। जो ही हम एयरपोर्ट से मोटरवे पे आए तो उन्होंने गाड़ी जो है मोटरवे के साथ जो हार्ड शोल्डर है वहाँ पे उन्होंने रोक दी। उन्होंने कहा जी कि मुझे अपनी फैमिली में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मोबाइल से मैं वो इन्फॉर्मेशन निकाल के उनको फ़ोन करना चाहता हूँ। तो वहाँ पे उन्होंने हार्ड शोल्डर पे गाड़ी रोक दी। यूं ही गाड़ी रोकी, इसी असना में पुलिस की गाड़ी आई और उन्होंने नीली लाइट्स लगा के हमारे आगे खड़ी की, और एक पुलिस ऑफिसर उतर के आया और उसने उस नौजवान से पूछा कि आपने गाड़ी क्यों रोकी है, क्या गाड़ी को मसला है या आपको कुछ मसला है। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने जो है वो घर फ़ोन करना था, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो इसलिए मैंने गाड़ी रोकी है। तो पुलिस वाले ने पहले उसका लाइसेंस चेक किया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर चेक किया, फिर उसने कहा जी कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे गाड़ी रोकना कितना महंगा पड़ सकता है? क्या तुम जानते हो कि यहाँ पे हार्ड शोल्डर पे आप गाड़ी स्टॉप या पार्क नहीं कर सकते? उसने कहा जी बिल्कुल, ये तो मुझे इल्म है। तो उसने कहा जी कि आई एम सॉरी, मैं बस जाने ही लगा था। उसने कहा कि यहाँ पे हार्ड शोल्डर पे गाड़ी रोकना 3000 स्वीडिश क्राउन का फाइन आपको हो सकता है। बहरहाल वो पुलिस ऑफिसर कुछ अच्छे थे, उन्होंने जो है उसको वार्निंग दे के छोड़ दिया कि ठीक है, हम आपको फाइन नहीं करते, लेकिन आइंदा से आपने मोहतात रहना है। अब ये जब वाकया हुआ तो मैंने कहा कि वाकई इस तरह के वाकयात और भी कई लोगों के साथ हो सकते हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपके पास पुराना लाइसेंस है, नया लाइसेंस है। बहुत से लोग यहाँ पे दीगर मुल्कों से आए, उन्होंने लाइसेंस चेंज भी करवाए हैं। तो इस गरज से मैंने सोचा कि आज का ऐसा एक व्लॉग बनाया जाए और इसमें आपकी मुलाकात ट्रैफिक स्कूल के एक इंस्ट्रक्टर हैं जो बहुत माहिर हैं, उनसे करवाई जाए, जिसमें हम ट्रैफिक के जो तमाम कवानीन हैं उस हवाले से बात करेंगे। और यहाँ आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए ये भी है कि पिछले साल 2024 में स्वीडिश पुलिस ने 36,000 लाइसेंस जो है वो मनसूख किए हैं, यही वायलेशन, कोई खिलाफ वर्जी ट्रैफिक की। तो इस लिहाज से आज का व्लॉग बहुत ही अहम है आप सब लोगों के लिए, ना सिर्फ जो स्वीडन में लोग रहते हैं बल्कि पूरे यूरोप में, क्योंकि ये जो ट्रैफिक के रूल्स हैं ये तमाम यूरोप में एक जैसे हैं। और बल्कि अब ये भी हो गया कि अगर एक यूरोपीय मुल्क में अगर आप कोई खिलाफ वर्जी करें तो आपके लाइसेंस पे पूरे यूरोपीय ममालिक में असर पड़ सकता है, आपको फाइन हो सकता है। तो इसलिए इसको आप जरूर देखें। इसमें हम तमाम चीजों को कवर करेंगे। एक पहले हम ये बात करेंगे कि स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस किस तरह से लिया जा सकता है, इसके मुख्तलिफ मराहल क्या हैं। फिर यह है कि ट्रैफिक के कौन कौन सी ऐसी खिलाफ वर्जियां जिनकी बुनियाद पे आपको फाइन हो सकता है, आपका लाइसेंस कुछ मुद्दत के लिए जो है वो उसको कहते हैं कि रोक देते हैं, आप उस पर गाड़ी नहीं चला सकते। और एक होता है कि आपका लाइसेंस वो ले लेते हैं, मनसूख कर लेते हैं, स्वीडिश में जिसको तरखाला कहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि जो दीगर ममालिक से लोग आते हैं यहाँ पे लाइसेंस चेंज करवाते हैं, उसका क्या तरीकाकार है। फिर हम थोड़ा सा टैक्सी के जो लाइसेंस हैं उन पे भी बात करेंगे, पार्किंग के हवाले से भी बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और फिर यहाँ पे अगर कोई लाइसेंस लेना चाहता है तो उसका पूरा तरीकाकार, पूरी जो है रहनुमाई। और आखिर में जो आज के जो मेहमान हैं जो ट्रैफिक के हवाले से हमें तमाम इंफॉर्मेशन देंगे, आज हम उनके यहाँ ट्रैफिक स्कूल में हैं तो वो कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस भी देंगे, उसे भी जरूर देखिए, वो आखिर में होंगी। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है उन सब लोगों के लिए जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जो लेना चाहते हैं। और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पुराना लाइसेंस है या नया लाइसेंस है, क्योंकि रूल्स बदलते रहते हैं और कई चीजें इंसान के जहन में नहीं रहती। तो आइए जनाब, आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ जनाब नवीद काजी साहब से। ये स्टॉकहोम शहर में इनका ड्राइविंग स्कूल है, YDA। ये उसके जो ओनर भी हैं, इंस्ट्रक्टर भी हैं, ट्रैफिक के हवाले से बहुत माहिर हैं। तो उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनसे हम ये तमाम सवाल जो आप लोगों के जहन में होते हैं उनसे हम करते हैं।
जी, अस्सलाम वालेकुम काजी नवीद साहब। वालेकुम सलाम सर। बहुत शुक्रिया आज के इस वक्त का। और मैं समझता हूँ कि आज का जो हमारा ये व्लॉग है, जो हमारी गुफ्तगू होगी, जी हमारे तमाम नाजरीन के लिए बहुत ही अहम होगी। काजी नवीद साहब का तारफ ये है कि यहाँ ये स्टॉकहोम में है, तकरीबन इनको 43 ईयर्स हो गए हैं। इनके वालिद ग्रामी काजी जफर साहब यहाँ की एक बहुत ही मारूफ समाजी सियासी शख्सियत थे। स्वीडन में उन्होंने बहुत काम किया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और ये आमीन। उनके बेटे हैं। और ये यहाँ पे अब इन्होंने स्टॉकहोम शहर में ये ड्राइविंग स्कूल है YDA, ये इन्होंने 2016 से जो है वो कायम किया है। जी तो नवीद भाई, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हुए, आपका बड़ा कीमती टाइम है ज़ाहिर है, शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि सबसे पहले स्वीडन में ड्राइविंग लाइसेंस लेने का क्या तरीकाकार है, इम्पोर्टेंट कौन कौन से जो है वो स्टेप्स हैं? जी इसके सेवरल स्टेप्स हैं। लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट देने के लिए आप सिर्फ टेस्ट जैसे हमारी कंट्रीज में करते हैं, जाके टेस्ट दे दो और डन। तो उधर पहुंचने के लिए यहाँ पे सेवरल स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 होता है आपने ड्राइवर्स परमिट लेना है, तो körkortstillstånd कहते हैं। वो लेने के लिए आपने आई टेस्ट देना है और सिंपल हेल्थ डिक्लेरेशन लिखना है ट्रांसपोर्ट स्टीरियम पे, उनके पेज पे। या अगर आपको वो नहीं पता तो आप हमारे पास आ सकते हैं, वो आपकी हमारी रिसेप्शनिस्ट ने आपको गाइडलाइंस दे देंगी, आपको हेल्प करेंगी अप्लाई करने में। अच्छा, तो वो बड़े सिंपल से हेल्थ डिक्लेरेशन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें। या अगर आप हर चीज को नहीं कहते हैं ना कि आपको कोई किसी किस्म का हेल्थ इशू नहीं है जी तो वो आपको 1-2 दिन में परमिट मिल जाता है। जी आप किसी भी चीज को हाँ करते हैं ना जी तो वो फिर एकदम से मैनुअली हो जाता है, और मैनुअली उसको एवरेज 4 to 6 मंथ लग जाते हैं। अच्छा, जो तो पहला मरहला ये है कि आप यहाँ का जो इदारा ट्रांसपोर्ट सीरियल उसके पास एप्लीकेशन देनी है, और उसके साथ आपने अपना हेल्थ डिक्लेरेशन और आई टेस्ट का वो सारा आपने वो देना है। उसके बाद फिर आपको फॉर्मली वो वहां से आ जाएगा परमिशन, परमिट आ जाएगा कि अब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 चीजें, आई टेस्ट और एप्लीकेशन, जी ये 2 चीजें। इसके बाद आपको परमिट मिलेगा, जब मिलेगा तो तब आपको ड्राइविंग चलाने की इजाजत होगी 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट। अच्छा, 5 साल। तो इसमें जो स्टेप्स आते हैं वो आप बता दें, मतलब थ्योरी है या ड्राइविंग है, या इसी इस तरह अगला जो स्टेप है, परमिट आपको मिला ना तो इससे अगला स्टेप है नेचुरली आपने ड्राइविंग सीखना शुरू करनी है। आपको स्टेप्स आने चाहिए क्योंकि स्वीडिश ड्राइविंग बड़ी हम्बल ड्राइविंग है, बड़ी जेंटलमैन ड्राइविंग है जी इसमें आपको बड़ा नाइस एंड काइंड रहना पड़ता है, ट्रैफिक में हेल्पफुल होना पड़ता है जी और दूसरा आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस का बिल्कुल टू द पिन पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि बड़ी आसानी से आप आगे आपको हम एग्जांपल देंगे, आप बड़ी मिस कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। जी तो ये आपको ड्राइविंग सीखना शुरू करेंगे, ठीक है, लेसन दे रहे हो, लेकिन आपको शायद ड्राइविंग आती है तो फिर आपने रिस्क 1 करना है जो थियोरेटिकली है, क्लासरूम में बैठ के, ठीक है, अल्कोहल, ड्रग्स, मेडिसिन, जी स्ट्रेस जी एटसेट्रा, इन गाड़ी के अंदर जो चीजें हो सकती हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करते हैं, सेल फोन यूज एंड एटसेट्रा। और 3 घंटे का कोर्स होता है, कंपलसरी है जी। तो ये आपके ड्राइविंग स्कूल में भी हो सकता है? जी हमारे पास। अच्छा, आपके पास भी हो सकता है। इंग्लिश में और स्वीडिश में होता है। तो वेडनेसडेज को हम ये रिस्क 1 इंग्लिश में कराते हैं, रिस्क 2 भी इंग्लिश में कराते हैं। तो एक दिन में आप दोनों हमारे पास कर सकते हैं, उसको कॉम्बो कहते हैं हम। तो जो थ्योरी है वो इंग्लिश और स्वीडिश में ही पॉसिबल है, उर्दू हिंदी में ऐसी थ्योरी नहीं अभी यहाँ पे आप टेस्ट को दे सके? नहीं, आई एम अफ्रेड नॉट, वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। अच्छा, तो सो रिस्क 1 के बाद आपने करना है रिस्क 2 जी। तो पहले आपने परमिट लेना है, फिर रिस्क 1 करना है, फिर रिस्क 2 करना है। उसके बाद फिर जब आप थ्योरी का टेस्ट दोगे, थ्योरी का टेस्ट आपने पास कर लिया तो वो 4 महीने के लिए वैलिड है। इन 4 महीनों में आपने ड्राइविंग टेस्ट पास करना है। अच्छा, ऐसे है। ठीक है, तो ये इस हवाले से मजीद तफसीलात अगर आप लोगों को चाहिए तो आप जनाब काजी नवीद साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनका जो ईमेल है ये आप नीचे देख सकते हैं, ये मैंने दिया है। इस हवाले से मजीद हम आखिर में मजीद बात करेंगे कुछ ड्राइविंग लाइसेंस लेने के हवाले से, जब ये प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस देंगे हमें। अच्छा, इसमें अब आप बताइए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो लोग जानना चाहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो पुलिस फाइन करती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका ख्याल रखना ट्रैफिक में बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो है वो किसी भी उस परेशानी से बच सकें, आपको फाइन ना हो, आपका लाइसेंस वापस ना लिया जाए। तो अमूमी तौर पे ट्रैफिक में जनरली किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है, या अक्सर लोग कौन सी गलतियां करते हैं?
ये ट्रैफिक वायलेशन जो होती है इससे सबसे ज्यादा गलती होती है। ओवर स्पीडिंग बेसिकली सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे। जी उसके बाद अल्कोहल का ब्लड के अंदर है। ये एक एक्सप्रेशन है जिसे कहते हैं जीरो टॉलरेंस। जी वो है कि आपके अंदर ब्लड के अंदर 0.2 से अल्कोहल ज्यादा है तो आपको सजा मिल सकती है। लेकिन जीरो टॉलरेंस ये कहता है कि आपके ब्लड के अंदर 0.2 से भी कम है तो आपको फिर भी सजा मिल सकती है। अगर आप थोड़ी सी अल्कोहल एक इंसान के अंदर है तो उस बंदे ने सीरियस एक्सीडेंट क्रिएट किया है, वो ब्लड टेस्ट लें तो वो देखें कि 0.2 नहीं है, 0.01 है। जी बहुत ही थोड़ी सी माइनर उसमें थोड़े से ट्रैक है ब्लड में अल्कोहल के, जी तो उसको वो करार दे सकते हैं। तो ये जो लिस्ट है वायलेशन की, ये बहुत लंबी लिस्ट है। ये मैंने पिछले दिनों एक व्लॉग बनाया था, अभी भी मेरे है, कि वो कौन सी 9 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से पुलिस आपका लाइसेंस जब्त कर सकती है, उसको यानी वापस ले सकती है, आपको फिर दोबारा करना पड़ते हैं तमाम स्टेप्स। वो मैं अभी आपके सामने पॉइंट बताता हूँ, उसमें आप बताइए कुछ कमी बेशी। एक तो अभी आपने जो बताया कि आप ड्रंक होके शराब नोशी या नशत लेके अगर चलाएं और ब्लड में उसका लेवल जो है वो काफी ज्यादा हो, उसके बाद अगर किसी दूसरे की गाड़ी को टक्कर मार के आप भाग जाएं एक्सीडेंट करके, आप खड़े वहां पे ना हों या इवन पार्किंग में। दूसरा यह है कि अगर आपको लाइसेंस मिला है और 2 साल के अंदर आपने छोटे छोटे कुछ ऑफेंस किए हैं और वो जो बढ़ जाएं तो फिर आपको कहेंगे कि आप गलतियां कर रहे हैं। ट्रैफिक में आप इस तरह से गाड़ी चलाएं कि दूसरे जो ड्राइवर्स हैं वो परेशान हो, उसका ख्याल ना करें, वहां पे हिफाजत का, या कोई बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाए, या आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन जो सामने वाली गाड़ी है उसके दरमियान आपने फासला नहीं रखा, तो फासला रखना जरूरी है। फिर यह कि आपके पास लाइसेंस तो है लेकिन आप दीगर जराइम में मुलव्वस हैं, जैसे ड्रग्स का या कोई जिनसी मामला या दूसरा, तो उसमें भी वो रोक सकते हैं। या अगर बीमारी की सूरत में, बास बीमारी की सूरत में आप गाड़ी नहीं चला सकते, या आप जख्मी हैं, या अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन की वजह से लाइसेंस लिया है और उनको पता चल जाए तो वो आपका मनसूख कर सकते हैं। ये तकरीबन है इनके, ये दुरुस्त है या इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे कुछ? जी ये मेन लिस्ट है। अच्छा जी हाँ बिल्कुल ये मेन लिस्ट है। अब ओवर स्पीडिंग में आता है कि आप 70 रोड पे 90 चला रहे हो तो आपका लाइसेंस नहीं जा सकता, प्रोबेशन पे नहीं है, तो पहले 2 साल प्रोबेशन पे होता है जी, तो उस पे काफी माइनर चीजों पे लाइसेंस ले सकते हैं। अच्छा पहले 2 साल जो है, जी हाँ ठीक है, प्रोबेशन पे होता है, प्रूफ जिसे कहते हैं श्योरकुट फॉर प्रूफ। जी एग्जैक्टली। तो ये अगर नहीं है आपका प्रोबेशन पे, जैसे हम एक्सपीरियंस ड्राइवर्स हैं जी, हम 70 रोड पे 90 चलाएंगे तो हमें फाइन होगा, जी लेकिन प्रोबेशन वाला जो है जिसका 2 साल का प्रोबेशन है उसका लाइसेंस चला जाएगा। जी हाँ हमें सिर्फ फाइन होगा। लेकिन ये अगर हम 30 रोड पे 20 करेंगे ओवर स्पीडिंग तो हमारा लाइसेंस चला जाएगा। 20 प्लस 50 इज इनफ। ठीक है। 30 रोड एंड 40 रोड इज सेक्रेड प्लेस। ये मैंने वो जो लिस्ट पढ़ी है पिछले साल जो लाइसेंस इन्होंने लिए हैं उनमें सबसे ज्यादा वही हैं जो 30 और 40 पे गाड़ी चला रहे थे तेज रफ्तारी के साथ। बिल्कुल 31 पे आपको फाइन हो सकता है, ठीक है 30 रोड पे। जी, सुंदीबेरी में हालांकि उन्होंने एक बनाया हुआ है स्पीड ब्रेकर जो है मूवेबल है, डिजिटल, वो टेक्निकल बना हुआ है जी, वो एक किस्म का इसके अंदर बना हुआ है डीप सी, तो वो मेटल से रुका हुआ है। अब वो देखती है ना गाड़ी, उसको डिटेक्ट करती है कि ये गाड़ी 31 पे चला रही है तो वो खुल जाता है। अच्छा, और उसके अंदर बाउंस करती है। और हमारी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, अच्छा, उनका वजन डबल है, या अगर उसमें वो गिरे ना उस कुएं में जो इतना डीप होता है, अच्छा, तो हमारे चारों टायर पंक्चर हो जाएंगे। माय गॉड, ये कहाँ पे है सुंदरबेरी में? आप बता दें, हम भी तो उधर जाते रहते हैं। वो इश्वीक्स वैगन है, अच्छा, वो जो लेफ्ट साइड पे बड़ा प्यारा सा व्यू नहीं आता लेक का, जी जी जी, लेक का बड़ा प्यारा सा, राइट साइड पे वो ग्रेव यार्ड है, हाँ, वो उधर बना हुआ है, उधर बना हुआ है। वो बड़ी केयरफुल होके। अच्छा, बेहतर उधर जाए ही नहीं, कोशिश करें अवॉइड करें उसको। अच्छा, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मोटरवे पे हम आ रहे थे आरलैंडा एयरपोर्ट से और हार्ड शोल्डर पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी जिस नौजवान ने, तो वहां पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हार्ड शोल्डर पे? इमरजेंसी हो तो, जैसे आपने कॉल करनी है वो इमरजेंसी नहीं है, आपका कोई हेल्थ इशू हो गया आप रोक सकते हो, गाड़ी में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया आप रोक सकते हो। लेकिन रेस्ट करने के लिए या कुछ खाने के लिए या ऐसी कुछ करने के लिए वो बहुत ही सीरियस जगह है, क्योंकि किसी भी टाइम आपको कोई भी गाड़ी फुल स्पीड में हिट कर सकती है। तो सबसे पहले अगर आपने रोकना है तो ये अगर 110 की स्पीड है तो आपने 110 स्टेप्स बड़ी बड़ी उठा के तो वहां पे ट्रायंगल खड़ा करना है, या 50 की स्पीड है तो 50 स्टेप्स
अच्छा, मीटर्स अवे। यानी जितनी स्पीड है उतने स्टेप्स पीछे जाके ट्रायंगल खड़ी करनी है। तो हम ठीक काउंट है। करते हैं कि एक स्टेप 1 मीटर है ना। अच्छा, इसीलिए जब ये हम जाते हैं गाड़ी वो बेसिक थिंग चेक करवाने के लिए, तो ट्रायंगल का होना जरूरी है। बहुत जरूरी होता है। वरना वो करते नहीं पास, वो जी कहते हैं हाँ, दोबारा आए। जी हाँ। अच्छा। 100 का रोड है तो आपने 100 मीटर्स अवे ट्रायंगल को सबसे पहले खड़ा करना है, हम्म। फिर आप सब कुछ कर सकते हो। तो ये अच्छा कि आपने बता दिया कि हार्ड शोल्डर पे मोटरवे पे सिर्फ गाड़ी खराब हो या ड्राइवर की को मसला हो तब खड़ी कर सके, अदरवाइज नहीं। नहीं। अच्छा, उसके बाद किसी को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जो बस स्टॉप बने होते हैं, जी, उन पे गाड़ी खड़ी की जा सकती है? उस पे आप, या अगर लीनियर ट्रैफिक जो बसों को डिस्टर्ब नहीं करें तो आप रोक सकते हो, लेकिन या सॉलिड येलो लाइन है ना राइट साइड पे, तो वो बिजी बस स्टॉप है, वहां पे आप नहीं रुक सकते। जहाँ पे वो ऐसे फ्रिक क्या था ना दरम्यान में उसके डॉटेड है। डॉटेड ऐसे करके, तो वहां पे आप पिकअप एंड ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन पार्क नहीं कर सकते। अच्छा, ये आप उस दिन बात बता रहे थे कि अगर 80 की स्पीड है किसी सड़क पे रिकमेंडेड, और बंदा जो है वो 80 पे ही चला रहा और उसको भी फाइन हो जाए, ये क्या सीन है? जी हाँ, ये हमारे साथ एक हो चुका है, बड़ा रिडल मुझे मिला है एक स्टूडेंट से। वो बेचारा बड़ा सिंपल सा बंदा, वो अपने वर्क पर्पस के लिए उसने लाइसेंस लिया था, जो सबको जरूरत होता है। तो उसने कॉल की तो बड़ा कंफ्यूज सा कहता है मेरा लाइसेंस चला गया, मैं 80 की रोड पे 80 चला रहा था। तो वो, मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये क्या इसने मुझे बता दिया। तो फिर उसने मुझे बताया कि डिजिटल जो साइंस होते हैं जो ऊपर लगे होते हैं, तो उस पे लिखा हो 40 तो वो रिकमेंडेड है, लेकिन उसके आगे पीछे रिंग रेड बनी हो ना, तो उस वक्त वो स्पीड वैलिड करती है, जो रोड पे है वो वैलिड नहीं करती। तो उस बेचारे ने 40 क्या वो साइन, डिजिटल साइन मिस कर दिया। यानी वो रिंग जो रेड रिंग होती है 40 के जी इर्द हाँ, गिर्द, जी हाँ, तो इसका मतलब है कि बेशक वो 80 है 70 है, उस वक्त उसकी स्पीड 40 होगी। हाँ। ठीक है। सर्कमस्टेंसेस या बहुत ज्यादा मौसम खराब है या ट्रैफिक है या एक्सीडेंट हुआ है, तो वो डिजिटल साइंस ऑन कर देते हैं। उस बेचारे ने वो साइन मिस कर दिया, 40 था उस वक्त, सब 40 चला रहे थे, तो ये 80 चला रहा था। तो इसका प्रोबेशन पे था, तो उन्होंने लाइसेंस स्पॉट पे ले लिया। तो फिर बेचारा दोबारा से वापस आया, रिस्क 1 रिस्क 2 थ्योरी सारा कुछ दोबारा करना पड़ा। सब कुछ। अच्छा, एक तो आपने ये बताया जो रिंग आता है, बाज़ का जब रश ज्यादा होता है तो उसमें 40 आ रहा होता है डिजिटली, लेकिन वो साथ डॉट्स आ रहे होते हैं, तो वहां भी आप 40 से ज्यादा चला सकते हैं? नहीं चला सकते हैं, वो आपका अपना फीलिंग है, वो रिकमेंडेड है। अच्छा, वो रिकमेंडेड है। जैसे ब्लू का होता है ना, 30 साइन 40 साइन लिखा होता है ब्लू में, वो भी रिकमेंडेड होता है। या रेड हो ना, उसके आगे पीछे रिंग हो, तो जी। फिर वो मस्ट है। अच्छा, इसमें एक और मैंने वो इसमें पढ़ा है कि जो डेंजरस ओवरटेक कोई लोग करते हैं, इस तरह से ओवरटेक करते हैं कि दूसरे को परेशानी हो, या इस किस्म की पार्किंग कर देते हैं दूसरों, तो ये भी ऑफेंस में आता है? जी बिल्कुल ऑफेंस में आता है। अच्छा, ये आप बताइए कि मोटरवे में जहां पे 3 या 4 लेन हो, जी, तो आप लेफ्ट लेन में कंटिन्यूसली गाड़ी चला सकते हैं, या कितनी देर चला सकते हैं, या कब आप लेफ्ट लेन में चला सकते हैं? जब रश आवर हो, हम्म। दोनों राइट वाले लेन फुल हैं, तो आप लेफ्ट लेन पे चला सकते हैं। या अगर आप लेफ्ट लेन पे चला रहे हो कंटिन्यूसली, राइट लेन्स अवेलेबल हैं, 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं, तो फिर आप बहुत बिग वायलेशन कर रहे हो। क्योंकि पहले आपने हमेशा उसको बेसिक पोजीशनिंग कहते हैं जी। आपके 4 लेन है जो आपके डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, तो आपने राइट वाला लेन चलाना है। जी। उस पे ट्रैफिक है तो फिर आप उससे सेकंड वाला चला सकते हो। उस पे भी गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आप चला सकते हो, ओवरटेकिंग के लिए कर सकते हो। जी। तो आपने फार राइट जो होता है लेन, उसमें गाड़ी हमेशा रखनी होती है। इसको ग्रीन प्लासेरिंग कहते हैं स्वीडिश में। ठीक है। और जो कंटिन्यूस लाइन है, इसकी वायलेशन जो है, इस हवाले से बताइए। सॉलिड लाइन जो जी। है, सॉलिड लाइन की वायलेशन ऐसी है कि वो जंक्शन से पहले भी होती हैं, कर्व्स में भी होती हैं। वो कहती हैं कि कोई भी टायर इस लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जी। जी। या अगर जाए तो फिर ये वायलेशन है, डिपेंड करता है आप कर्व में चला रहे हो, कर्व आपका डार्क है, नजर नहीं आ रहा दूसरी साइड पे एक ट्रैफिक है कि नहीं है, तो वो सीरियस वायलेशन में आ जाता है। जी। या अगर आप एक जंक्शन में, बिल्कुल जंक्शन से पहले आप लेन चेंज करते हो, वो सॉलिड लाइन को हिट करते हो, तो वो भी वायलेशन है, लेकिन उसमें फाइन हो सकता है। अच्छा, अभी रिसेंटली मैंने उन्होंने किया कि पहले रेड और येलो लाइट पे अगर आप गाड़ी चलाएं तो 3,000 करोड़ जुर्माना था, लेकिन अब मेरे ख्याल रेड पे उन्होंने 3,000 कर दिया और येलो पे 2,000 कर दिया है फाइन। तो इसका मतलब है कि येलो लाइट पे आप गाड़ी नहीं चला सकते। वो उसको वो ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि
वो भी सिचुएशन बेस्ड है। हाँ रेड पे आपका लाइसेंस जा सकता है, जी डेफिनेटली जा सकता है, सिर्फ फाइन नहीं होता। जी। अच्छा वो लाइसेंस ले सकते हैं, या अगर आपने बड़ी वायलेंट तरीके से दूर से आपने रेड देखी है और हम्म स्पीड उठा ली है जी इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, हम्म या अगर आप स्पीड तेज कर सकते हो तो इसका मतलब है आप दूर हो, आप जी स्पीड स्लो भी कर सकते थे। सही है। तो वो भी सॉलिड लाइन का आता है कि जंक्शन से पहले एक सॉलिड लाइन की लेंथ होती है, वो डिपेंड करती है रोड की स्पीड पे, जी जी 30 है, 50 है, 60 है, 70 है। जी जी या 70 है तो वो काफी लंबी होगी, जी या 50 है तो शॉर्टर है, या 30 है तो बहुत शॉर्ट होगी। या आप उस सॉलिड लाइन के लेवल में हो ना तो फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। या अगर आप उससे पीछे हो तब आप बड़े आराम से रुक सकते हो। अभी आपने स्पीड की बात की, पिछले दिनों मैंने एक व्लॉग किया कि यहाँ स्टॉकहोम में गालबन रिंके भी पुलिस स्टेशन की पुलिस ऑफिसर थी, तो उसने ओवर स्पीडिंग की और उसने फिर ये खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये स्टोरी अपलोड की कि मुझे मेरे ही साथियों ने रोका, पुलिस ऑफिसर्स ने, और मुझे फाइन भी किया, पता नहीं 3,500 क्राउन या कितना, और मेरा लाइसेंस भी ले लिया। तो यहाँ यहाँ यानी पुलिस जो है वो अपने साथियों का भी लिहाज नहीं करती। उनका भी नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात पुलिस जो है वो आपको वार्निंग दे के छोड़ देती है, तो वो यानी ये पुलिस ऑफिसर की जो कि उसकी मर्जी है या उस पे के पास ये इख्तियार है कि वो वार्निंग दे के छोड़ दे या फाइन करे? अब इस हवाले से बताइए। जी, ये भी वो सिचुएशन बेस्ड होता है, किस तरीके से आपने वायलेंट किया है या किस तरीके से आपने, कहाँ पे आपने इसको किया है। ये वो भी सारा पुलिस के ऑफिसर के, कुछ तो उनकी नॉलेज पे होता है, कुछ सिचुएशन पे होता है और कुछ उनके मूड पे होता है। तो वो कर सकते हैं, उनके इख्तियार में यह है कि वो एक बंदे को देखिए कि एक बंदा बड़ा सिंसियर है, वो तरीके से बता रहा है उसको, चाहे उसने जरा इनोसेंट तरीके से कोई फॉल्ट कर दिया तो वो शायद जाने दें आपको। नहीं, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात है कि आप सही तरह से एजुकेटेड हो, या अगर आपने सही तरह से सारी प्रॉपरली दिल लगा के थ्योरी पढ़ी है और आपने प्रॉपरली लेसन्स लिए हैं, तो आपको चीज़ों का पता होना चाहिए। या अगर आपने रफली लिया लाइसेंस, बड़ी तेज़ी से शॉर्टकट लेने की कोशिश की है, बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसमें जो आपने मिस कर दिए हैं, वो आपको आगे काफ़ी सारा इशू खड़ा करेंगे। कैसे सेफ्टी आपकी सिक्योर करती है, आपके साथ कोई दूसरा बंदा फील सेफ नहीं करेगा, आप खुद फील नहीं सेफ करोगे तो किसी को सेफ्टी क्या दे सकते हैं। अच्छा, एक अक्सर लोग पूछते हैं कि जो लोग मुख्तलिफ मुल्कों से आते हैं यहाँ पे, उनके पास इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, तो क्या वो स्वीडिश लाइसेंस में तब्दील हो सकता है या नहीं? तो इस सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन मैंने हासिल की है वो ये है कि सिर्फ यूरोपीय यूनियन के जो लाइसेंस हैं, और इसमें स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और जापान को भी शामिल करते हैं, इनके बिल्कुल। लाइसेंस तब्दील हो सकते हैं। बाकी दुनिया के कोई और लाइसेंस डायरेक्टली स्वीडन में स्वीडिश लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं होता। हाँ, वो जब यहाँ पे जो नए लोग आते हैं यहाँ पे वो रजिस्टर होता है, 1 साल वो गाड़ी चला सकते हैं, ये लेकिन 1 साल के बाद उनको फिर वो सारा प्रोसीजर करना पड़ता है, थियरी का, जी हाँ, ड्राइविंग का, ये वो सारा। तो ऐसा ही है ये। बिल्कुल ऐसे बिजनेस पर्पस हो तो एक्सटेंड हो सकता है वो लाइसेंस। अच्छा, को बिजनेस के लिए हाँ, आए, अप्लाई या कर मेरे ख्याल सकते जो हो। रिसर्च के लिए भी आए हो, अगर उनका रिसर्च ये पीरियड लंबा हो तो वो भी पता नहीं 3-4 साल तक भी चला सकते हैं, यस लेकिन नॉर्मली 1 साल है। जी, तो 1 साल नॉर्मली के बाद उनको हर सूरत में वो तमाम स्टेप्स नए सिरे से करने हैं। वो कोशिश करें उस 1 साल के अंदर ही आप वो लाइसेंस ले लें, जी क्योंकि बाद में एकदम से आपका साल गुजर जाता है, फिर हाँ, आप गाड़ी को पार्क करनी पड़ती है। और एग्जैक्टली। फिर क्योंकि आप ये अगर उस साल के अंदर लाइसेंस ले रहे हो ना, आप 6 महीने आप यहाँ पे गुजरे हैं, तो 6 महीने आपके रह गए हैं, उस 6 महीने में ही आप शुरू कर दें, उसका इंतज़ार नहीं करें। क्योंकि क्या होगा कि अगर आप एक लेसन लोगे ड्राइविंग स्कूल से, तो खुद आप अपने सिंगल हैंडेडली घर जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। ये आप नवीद भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है। मेरा ख्याल जो स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, अभी ये नया सेशन शुरू हुआ है, अगर उनके पास अपने मुल्कों के ड्राइविंग लाइसेंस हैं तो वो अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर अगर वो लाइसेंस ले लेंगे तो फिर वो गाड़ी चला सकते हैं। 1 साल के बाद फिर उनको वो गाड़ी नहीं चला सकेंगे, फिर उनके लिए बहुत मसला होगा लाइसेंस लेने के लिए। तो ये आपने बड़ी उनको जो प्रैक्टिकल किस्म की जो है इन्फॉर्मेशन दी जी है। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा टैक्सी लाइसेंस के हवाले से बताइए, जो दीगर यूरोपीय मुल्कों से, यूनान से, इटली से, स्पेन से यहाँ स्वीडन आते हैं, उनके पास उन मुल्कों के टैक्सी लाइसेंस हैं, तो क्या उन मुल्कों के टैक्सी लाइसेंस से वो स्वीडन में टैक्सी चला सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, या उसका प्रोसीजर कुछ डिफरेंट है? अब वो पॉसिबल नहीं है, अब वो पॉसिबल नहीं। पहले पॉसिबल था कि वो कन्वर्ट कर लेते थे जैसे जी ऑर्डिनरी लाइसेंस है, जी लेकिन जी। टैक्सी का लाइसेंस जरा सा स्पेशल है। उसमें वो आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, आपका हेल्थ चेक करते हैं, हम्म और आप किस तरीके से, क्योंकि गुड्स को
गुड्स को हैंडल करना एक चीज है, जी लेकिन पर्सनल ट्रांसपोर्ट को हैंडल करना बिल्कुल दूसरी है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल दूसरी है। आपका कोई किसी किस्म का कोई आपका रिकॉर्ड खराब है तो वो सब देखते हैं, और दूसरी शर्त है कि आपके पास स्वीडन का लाइसेंस 2 साल होना चाहिए, फिर आप कर सकते जी हैं। आप कर एग्जैक्टली। अच्छा, फिर आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ड्राइविंग के साथ ही रिलेटेड है थोड़ा सा पार्किंग का भी, जी। और पार्किंग का ज्यादा इशू होता है जब आप सिटी के अंदर आते हैं। बाहर तो चलो आम खुली जगह होती हैं, जो शॉपिंग मॉल्स में भी जगह बनी होती हैं, तो अमूमी तौर पे जो लोग पार्किंग करते हैं सिटी में, कौन कौन सी बड़ी गलतियां जिनकी वजह से उनको फाइन होता है, जिससे वो बच सकते हैं? पार्किंग का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। वो ये है कि इवन जो पार्किंग गार्ड्स होते हैं ना, जी जी। वो एक दूसरे को कॉल करके पता करते हैं कि इसको फाइन लगा सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, ऐसा भी है। मैं बाहर अभी आपको एक सिचुएशन दिखाऊंगा, जी जो पहले आप देखेंगे सोचेंगे कि कैसे आप लोग बिल्कुल गलत साइड पे गाड़ी खड़ी कर रही हैं। जी जी वहां पे स्टॉपिंग फॉरबिड है, स्टॉप फॉरबिड है, रुकना मना है, जी, ठीक है। लेकिन उसके नीचे एक एरो लगा हुआ है जो ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है। जी। अब ये देखना है कि साइन से पहले आप रुक सकते हो या साइन के बाद आप रुक सकते हो। वाह। तो ज्यादातर लोगों ने गलत पार्क की हुई है, हाँ, अच्छा ठीक है। तो वो मैं उनको रुकना बाद में चाहिए, वो पहले कर देते हैं। रुकना वो बाद में चाहिए, वो पहले रुक जाते हैं, अच्छा। क्योंकि उस साइन को नीचे लेटाओ ना तो एरो इस तरफ है, हाँ, तो इसका मतलब है कि साइन से पहले रुकना मना है। तो इसके पार्किंग के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जो गार्ड्स होते हैं, पार्किंग गार्ड्स, वो उनकी 2 हफ्ते की फुल टाइम स्टडी होती है जिसमें वो करते हैं, फिर जाके हाँ, फिर जाके करते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है आपका, बेशक थोड़े से ज्यादा पैसे लगे, शहर में आप आओ ना तो पार्किंग हाउस में गाड़ी खड़ी करें, मतलब उसकी चार्जेस थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन सेफ रहती है। बिल्कुल सेफ रहती है। फाइन लगे तो 15,000-1500 करोड़ का आपको फाइन लगता है, तो जी। वो उससे कोई वर्थ नहीं है। एग्जैक्टली मेरे हुआ, मैंने वहां पे सिटी में की पार्किंग, और वहां पे जो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग थी वो पता नहीं 10 मीटर होनी चाहिए उससे दूर, बिल्कुल, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अब हम तो अंदाजे से करते हैं, वो लेजर से चेक करते हैं, और मैंने अलग टिकट भी मेरी वैलिड थी, लेकिन 10 मीटर से कम था और मुझे फाइन हो गया। तो आपकी बात सही है कि ये वो 30 सेंटीमीटर भी काफी है। 9.7 मीटर होना, वो लेजर निकालते हैं, भाई यार वो लेजर से वो नापते हैं, वो जैसे सूतर, क्या कहते हैं उसको, मैं समझ गया, सूतर रख के नापते हैं वो। नहीं, लेकिन ये देखिए, यहाँ तो लाइन लगाए ना, या आप लाइन लगा दें कि इस लाइन से आगे पार्क ना करें, मार कर दें तो उसको। ये ज्यादती है। मतलब इस तरह से तो पैसे बटोरने वाला काम। वो यही तो है, पैसे ये हमारे बटोरने जो वाला ही टिकट तो है। लगाने वाले हैं ना, ये प्लीज अगर सुन रहे हैं तो यार थोड़ा सा हाथ हौला रखा करें। क्यों नवीद भाई? अच्छा, इससे पहले क्या आप हम चलते हैं, जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस आप थोड़ी देंगे, आपका बहुत शुक्रिया, वो भी हमारे देखने वालों को बहुत फायदा होगा। आखिर में आप बताइए कि कोई ऐसी अहम चीजें जो लोग यहाँ पे लाइसेंस लेना चाहते हैं, या जिनके पास इवन लाइसेंस हैं, या जो दूसरे मुल्कों से भी आए हैं, तो नटशेल में कौन कौन सी खास चीजें हैं जिन पे हम बात नहीं कर सके, जो आप बताना चाहते हैं, आपके ख्याल में इनका ख्याल रखना जरूरी है, उस हवाले से बताइए। जी, सबसे जरूरी है प्रॉपर एजुकेशन। अब जैसे एक हैंडीक्राफ्ट बनाना है, जैसे इलेक्ट्रिशियन हो गया या कारपेंटर हो गया या कोई भी प्रोफेशन है, तो उसको महीने नहीं लगते, साल लगते हैं। जी। तो एक शोफर बनाने में हमें 1 वीक चाहिए, 1 वीक में 40 आवर्स होते हैं। तो हमसे कोई पूछता है जब कि हमें कितने आवर्स लगेंगे, तो मैं कहता हूँ आपको 35-40 लेसन चाहिए, तो वो गिरने को आ जाते हैं नीचे। तो इन बहुत कम आवर्स में आपको हमें लाइफ टाइम के लिए ड्राइविंग सिखानी है, सेफ्टी सिखानी है। पर लेसन एक्सपेंसिव है जी। तो आप स्वीडन में, जब मैंने लाइसेंस लिया था 1989 में, तो उस वक्त भी 25-30 हजार करोड़ का लाइसेंस आता था। अभी 35-40 का हो गया। तो आप कोशिश नहीं किया करें कि आप इसमें कम से कम पैसे लगाएं, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर रहे हो। जी। बहुत से लोग मुझे पता है जो नई लाइसेंस ले रहे क्योंकि महंगा है, और वो डेवलप भी नहीं कर रहे, उनकी जिंदगी बिल्कुल रुकी हुई है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है स्वीडन में, काम अप्लाई करेगा तो उससे देखते हैं, डिग्री देखते हैं, और फिर पूछते हैं लाइसेंस है कि नहीं। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। एग्जैक्टली, बहुत से जॉब में रिक्वायरमेंट होती है। जी हाँ, वो देखते हैं पहली डिग्री, और फिर उसके बाद वो पूछते हैं लाइसेंस। तकरीबन सब जॉब्स में सफाई करने वाले बंदे से लाइसेंस पूछते हैं आजकल। एग्जैक्टली। तो आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट करोगे, बेशक आपको वो 25-30 हजार करोड़ लगे हैं, लेकिन पहली सैलरी में आपको वो पैसे वापस आ जाते हैं। बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा जी। और ये वाकई आप जो है वो इस पे अगर थोड़ी तवज्जो देंगे, थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो ये लाइफ टाइम जो है वो अचीवमेंट है। आपने बड़े अच्छे
तरीके से इसकी वजाहत की। कबल इसके कि आप हमें वो प्रैक्टिकल थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन दें जो हमारे दिखने वालों के लिए बहुत आम होगी। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें बड़ा अपना कीमती वक्त दिया। और नाजरीन, आप भी बताइए कि आज की ये हमारी गुफ्तगू आपको कैसी लगी। अगर कोई ऐसी बात हमने मिस कर दी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए ताकि दूसरे लोग इससे फायदा हासिल कर सके। और अलावा जी, अगर आप ड्राइविंग के हवाले से मजीद कुछ जानना चाहते हैं, आपके सवाल हैं, या जो लोग इंटरेस्टेड हैं ड्राइविंग लाइसेंस लेने में, तो वो जनाब काजी नवीद साहब से रब्ता कर सकते हैं। इनका जो YDA ड्राइविंग स्कूल है, इसका ईमेल ये नीचे आ रहा है, टेलीफोन नंबर भी, आप इनसे रब्ता करें। और यहाँ आपको उर्दू, हिंदी, पंजाबी में भी डेमोन्स्ट्रेशन से दे सकेंगे। ये भी एक फायदा है हमारे उन लोगों के लिए जिनको स्वीडिश नहीं आती या इंग्लिश में कुछ मसला है। तो अब नवीद भाई, आखिर में आप जो हमें कुछ बताना चाह रहे हैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन, तो आप वो दीजिएगा। ये हमने बनाया है बाय कोइंसिडेंस। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है उसका डिस्क्राइब करें तो ब्लाइंड स्पॉट किधर है तो कोई भी डिस्क्राइब नहीं कर सकता ब्लाइंड स्पॉट एग्जैक्टली मैथमेटिकली कहाँ है। तो वो कहते हैं ज़रा इस साइड पे, ज़रा इस साइड पे है। तो वो मैंने कोइंसिडेंस एक बार 10-1 साल पहले जब मैं स्टूडेंट को सिखा रहा था तो दरमियान में मैंने एक बनाया और फिर आगे पीछे घड़ी बना दी। तो सामने 12 o'clock आपके आता है, गाड़ी में बैठे हुए हो, रियर मिरर में, इस दरमियान वाले मिरर में 6 o'clock नजर आता है, राइट विंडो से 3 o'clock है, लेफ्ट विंडो से 9 o'clock है। अब आप जो राइट मिरर में देख सकते हो ये 5 o'clock नजर आता है आपको, 3, 4 मे बी हाफ ऑफ 5 o'clock, ये ब्लाइंड स्पॉट है जो ऑरेंज कलर में आता है। तो लेफ्ट साइड से 7 to 9 o'clock ब्लाइंड स्पॉट में आता है। ये हम जब साइड वर्ड्स मूव करते हैं तो हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हम देखना छोड़ देते हैं। जब हम बाइसिकल में बैठे हुए हैं, हमें राइट टर्न करना है तो कोई भी होराइजन में देख के राइट नहीं टर्न करता, वो राइट साइड पे देखते हैं और टर्न करते हैं। ये 3 साल का बच्चा भी कर लेता है। लेकिन वही 3 साल का बच्चा जब बड़ा होता है, गाड़ी में बैठता है, तो वो फिर राइट पे देखना भूल जाता है, वो सामने नजर रखिए और टर्न करता है, तो ब्लाइंड स्पॉट खत्म हो जाता है। ये सबसे बड़ी रीजंस में आता है हमारे लोगों में जो यूरोपियन एशियंस लाइसेंस रखे हुए हैं, वो एज फ्रीक्वेंट जितना देखना चाहिए उतना फ्रीक्वेंट देखते नहीं है ब्लाइंड स्पॉट को। अच्छा, इसमें आजकल जो आ गई हैं मतलब गाड़ियां जिनमें वो डिजिटली सारा होता है, वो बता देता है अंदर से, बता देते तो अब लोग जो कम देखते हैं तो क्या वो उसको कंपनसेट कर सकता है? नहीं, उसको टेक्नोलॉजी को 100% नहीं करना चाहिए। अगर उसको, वो आपके लिए टूल है लेकिन आपने फिर भी ट्विस्ट करके ब्लाइंड स्पॉट में देखना है, आदत बना लेनी चाहिए हमेशा। बिल्कुल। और हमारे बहुत से जो आते हैं मतलब बाहर से, वो फेल इस वजह से होते हैं। कई लोगों को मैंने पूछा, कहता है जी हमने ऐसे गर्दन मोड़ के नहीं देखा। या बिल्कुल यही वजह है। एग्जैक्टली, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और बताना चाह रहे थे आप? ये दूसरा है कि आप जब एको फ्रेंडली आपको वो कहते हैं ड्राइविंग पे, तो आप, ये बड़ी सिंपल सी ड्राइंग है, सब कहते हैं इसमें क्या मुश्किल है, स्लैप गैस को छोड़ो, दूसरा अवॉइड स्टॉपिंग, तीसरा गैस एफिशिएंटली, रिक्वायर स्पीड, लॉस ऑफ टर्न्स का hastighet। या अगर आपने इस तरह से चलाना शुरू कर दी तो फिर आप गाड़ी चला रहे हो। बेसिकली आपने अवॉइड करना है स्टॉप करने को। स्टॉप सबसे हार्ड होता है गाड़ी के लिए, पैसेंजर्स के लिए, टायर्स के लिए, ब्रेक्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पेट्रोल के लिए, हर चीज को, क्योंकि कंटेनर स्टिल है, आप उसको धक्का लगाओगे तो काफी जोर लगता है। जब वो चल पड़ता है, जिस पे टायर लगे हुए हैं, जैसे गाड़ी है, कंटेनर ही है, तो जब चल पड़ती है तो फिर आप उसके पीछे जॉगिंग कर सकते हो। तो बहुत ज्यादा एनर्जी लेती है जब वो गाड़ी स्टार्ट होती है फ्रॉम टोटल स्टॉप से। तो या अगर आप दूर से रेड लाइट देखते हो तो गैस छोड़ देते हो और फिर गाड़ी को स्लो करते हो और फिर गाड़ी की स्पीड 4 टाइम रिड्यूस करते हो, 50 से 25 से 12 to 6 to 3। आप 2 लेंथ ऑफ कार 3 में चलाओगे ना तो येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन, फिर आपने फुल गैस दे के 70 में चले जाना है, एफिशिएंट एक्सेलरेशन। आपने रेड लाइट पे स्टॉप नहीं किया। ये आपने हर रेड लाइट पे ऐसे सोचना है, और ये बहुत मुश्किल है अकॉम्प्लिश करना शुरू से। बहुत अच्छा, वाकई बड़ी अच्छी आपने बताई। अच्छा, इसके अलावा मजीद आप कुछ बताना चाह रहे थे हमें? ये काफी सीरियस सिचुएशन है जब आप एंटर करते हो मोटरवे पे, जब आप देखते हो, आप एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको हाई स्पीड से डर लगता है, तो आप सपोज करो कि आप ग्रीन गाड़ी में बैठे हो, तो आप अटेंशन किसको करोगे? तो ज्यादातर लोग ब्लू कार को अटेंशन करते हैं और इसी को ही देखे जाते हैं। तो इससे होगा कि आप पीछे देखते हो तो आपकी गाड़ी आगे नहीं जाती। सबसे जरूरी चीज क्या है? दूसरी चीज वो कहेगा ये गाड़ी, लेकिन मैं कहूंगा कि आपकी, वो कहते हैं ना, हाफ ग्लास फुल और हाफ थूम, आधा ग्लास फुल के आधा फुल, तो क्या देखता है बंदा? दोनों होता है। तो ये आपको सबसे जरूरी देखना है, ये आपका जो गैप है ये देखना है आपने, ये आपका गैप है।
तो इसका हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा है एक्सप्रेशन कि यू आर सपोज टू बी बिहाइंड द नेक्स्ट कार नॉट इन फ्रंट ऑफ द कार बिहाइंड. Du ska vara bakom bilen framför, inte framför bilen bakom. तो इसको आपने अटेंशन करना है इस जोन को. तो इधर से आप इस गाड़ी को देख रहे हो ना, तो आपने स्पीड करके इस गाड़ी के पीछे आना है, बेशक जरा से करीब आ जाओ, फिर आप इंक्रीज कर दो डिस्टेंस. 100% एक्यूरेंट है. या अगर आप मुश्किल से इस गाड़ी के सामने आए हो तो इस गाड़ी ने स्पीड स्लो करनी है या ब्रेक लगानी पड़ेगी, ये गाड़ी उसको ठुक सकती है, फिर सीरियल एक्सीडेंट कॉज होने का काफी रिस्क होता है. यहाँ पे कोई स्पीड्स नहीं देखता. 80 की स्पीड है, सब 100 चला रहे हैं, आपको भी थोड़ी देर के लिए 100 चलानी पड़ेगी, ये लीगल है. लेकिन या अगर आप सेफ्टी के लिए ओवर स्पीड कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है. अगर आप ऐसे ही ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो यहाँ पे भी वायलेशन हो जाती है. ये आपने दुरुस्त फरमाया. बात जो नए ड्राइवर्स होते हैं, जब उन्होंने मोटरवे पे एंटर होना होता है, तो वहां पे अगर स्पीड फॉर एग्जाम्पल 110 है और उनकी स्पीड 70 होगी, तो वो तो उनके लिए भी प्रॉब्लम है और दूसरों के लिए भी. वो भी वायलेशन है, क्योंकि आप वो डिस्टर्ब करते हो ट्रैफिक को और आप कॉज एक्सीडेंट भी कर सकते हो. क्योंकि ये भी है ना कि ओवर स्पीडिंग भी वायलेशन है, तो स्लो स्पीडिंग भी वायलेशन है. एक्सीडेंट हो सकता है ना उससे. अगर आप 110 पे 70 चला रहे हो मोटरवे पे, तो पुलिस तो पूछेगी अगर गाड़ी ठीक है क्यों चला रहे हो इतनी. एग्जैक्टली क्या रीजन है. आप ड्रंक हो, वो देख सकते हैं, आपका ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि एक बंदा, सारी कंडीशंस बिल्कुल सही है, मौसम भी नहीं खराब, ट्रैफिक भी जैम भी कोई नहीं है, तो 110 का रोड है, ये बंदा 70 में रोड में आ रहा है और 70 में आएगा तो ये गाड़ी 110 में उसको हिट कर सकती है. तो ये भी एक किस्म की वायलेशन है. जब आप हाईवे से एग्जिट करते हो तो यहाँ पे भी होता है कि कुछ इंस्ट्रक्टर ड्राइवर्स जो होते हैं वो यहाँ पे भी गाड़ी को स्लो कर लें, तो ये भी एक किस्म की डेंजरस चीज़ है. जब आप एग्जिट कर लोगे, इन लाइंस को क्रॉस करोगे, तो फिर आपको स्लो स्पीड करने की इजाज़त है. तो फिर यहाँ पे आपको स्लो स्पीड करने की पहले आपने ब्रेक नहीं लगानी. नहीं. और कई हमने देखा अनाड़ी ड्राइवर मोटरवे पे बार बार ब्रेक लगाते हैं, वो पिछले लोगों को डिस्टर्ब करते हैं, हालांकि कोई ऐसा मसला होता नहीं. ये ब्रेक इस्तेमाल ही नहीं करनी चाहिए. आप एक ऐसे प्लानिंग करो कि आपको ब्रेक इस्तेमाल करने की जरूरत ही ना पड़े. तो ये जो सबसे कम ब्रेक इस्तेमाल करता है वो अच्छा ड्राइवर होता है. एक जो गैस ब्रेक पे लगा रहता है ना, वो खुद भी डेंजरस है और बाकी सब के लिए भी काफी डेंजर क्रिएट करता है. गाड़ी को बोट की तरह चलाना है, फ्लोट लाइक अ बोट. बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया नवीद भाई. आपने तो जबरदस्त आज का जो मैं समझा को एक पूरा कोर्स करवा दिया आपने इस आज के व्लॉग में. बहुत खुशी हुई. अब देखते हैं कि हमारे जो नाजरीन है उनको कैसा लगता है. जी. तो नाजरीन, ये था जनाब आज का व्लॉग और काजी नवीद साहब से होने वाली गुफ्तगू और उनकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस. इस हवाले से अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए. अगर पसंद आए तो दोस्त साहब आपसे जरूर शेयर कीजिए. और जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है या इसके हवाले से मजीद आपके सवालात हों तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं. ये यकीनन आपकी मदद करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा और हमें अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए.